एजुकेशनल स्तर जो रजक समाज का है वो 14 से 17% है। पूरे हर एक स्टेट में इनकी यही स्थिति है। लिटरेसी है समाज 70, वही तो 14 से 17%। आबादी कितनी है? आबादी हमारा जो ऑन रिकॉर्ड 2011 के जनगणना के अनुसार रजक समाज की आबादी 5 करोड़ 22 लाख है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हम हैं ज्यादा। हमारा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि धोबी धुलाई का जो पैसा है वो 80 अरब डॉलर का है, 7,20,000 करोड़ रुपया का सालाना है। लेकिन भारत में, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसका 1% भी लाभ धोबियों को नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं, बड़े अधिकारी हैं, NHAI में इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, डायरेक्टर के पद पर हैं और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिसको संत गाडगे ने के समाज से आते हैं और है बिहार से, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं। लेकिन इस देश में एक लगातार जिस तरह से जाति जनगणना की मांग हो रही है, उसी तरह से देखा गया कि बहुत जगह बहुत सारे जो लोग हैं वो कोई OBC है तो शेड्यूल कास्ट की मांग कर रहा है, कोई शेड्यूल कास्ट है तो वो शेड्यूल ट्राइब में जाने की मांग कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। तो सर अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। मैं अजय कुमार रजक हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ NHAI में, और मैं रजक समाज की जो विसंगतियां हैं आरक्षण से संबंधित उस पर कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। तो क्या क्या विसंगतियां लग रही है? क्या स्टेट पैनल में अलग हैं लोग और सेंट्रल पैनल में अलग अलग हैं? नहीं, ऐसा है कि जो मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताना चाहता हूं कि आरक्षण की पैमाना क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन में देने का, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब संविधान में जो आरक्षण दिया गया वो 3 तरह का दिया गया। एक तो स्टेट असेंबली में दिया गया आर्टिकल 330 के हिसाब से, 332(1) के हिसाब से लोकसभा में दिया गया, राज्यसभा में दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 335 के हिसाब से राज्यसभा में आरक्षण है, लोकसभा में पार्लियामेंट में 332(1) के हिसाब से वो ऑल इंक्लूडेड। राज्यसभा में कोई आरक्षण ऐसा नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा था। आप कार्यपालिका के आरक्षण की बात कर रहे हैं। कार्यपालिका हो गई 335 में। 335 में प्रमोशन, नौकरी में आरक्षण की बात है। तो जो अभी शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट बनाई जा रही थी अंडर आर्टिकल 341 में, जब शेड्यूल कास्ट ऑर्डर लिस्ट 1950 में बनाया जा रहा था, तो उस समय आरक्षण देने का 3 पैमाना तय किया गया था। एक था कि सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी, एक था एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी और एक था अनटचेबल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ये 3 पैमाने बनाए गए थे। तो उसमें कुछ राज्यों में धोबी को SC में रख दिया गया, कुछ राज्यों में OBC में रख दिया गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो धोबी कास्ट है वो सोशली इनको हे दृष्टि से देखा जाता है, इनको ना फॉरवर्ड माना जाता है, इनको ना बैकवर्ड माना जाता है, और इनको SC में भी निम्न स्तर के रूप में माना जाता है। और पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर और नागपुर से भोपाल, हर जगह इस कम्युनिटी की स्टेटस यही है कि ये हे दृष्टि से इस जाति को देखा जाता है। 2 चीज क्लियर करने दीजिए सर। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था, शेड्यूल कास्ट में का जो पैमाना था, पैरामीटर्स था, वो अनटचेबिलिटी था, ठीक है। OBC का जो पैमाना था वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस था। शेड्यूल ट्राइब पर बाद में बात करेंगे क्योंकि आप उस पर क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो रजक समाज के लोग हैं वो अनटचेबल हैं, इसलिए उनको शेड्यूल कास्ट। वही हम कहना चाह रहा है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सोशली हम बैकवर्ड हैं, हर जगह हैं। उसी तरह एजुकेशनल स्टेटस, जैसे आज नेशनल एवरेज 74%। फिर सर आप फंस रहे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सोशली बैकवर्ड हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो OBC में आएंगे। अगर आप आगे तीसरा है, तीनों पैमाना नहीं है सर। जो एजुकेशनली बैकवर्ड है और सोशली बैकवर्ड है, इसका पैमाना है ये, आप इससे आप प्रताड़ित हैं, ये आपके सोशल स्टेटस है, तो आप बैकवर्ड में आएंगे, OBC रिजर्वेशन में आएंगे। अगर आप अनटचेबिलिटी झेल रहे हैं, अनटचेबल लिस्ट में हैं,
तो आप शेड्यूल कास्ट में। हाँ, तीनों हम झेल रहे हैं। हम तो वही तो कहना चाह रहे हैं, हम तीनों तो अनटचेबल होगा वो तो हर चीज झेल सकता तो है। वही हम एक्सप्लेन करेंगे सर। इकोनॉमिकली और सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की कोई बात ही नहीं। क्या रजक समाज के लोग बिहार में तो एससी का दर्जा है उनको, सेंट्रल पैनल में और ओबीसी में? इसमें 14 स्टेट में ये ओबीसी में रखा गया है, 15 स्टेट में ये आज भी एससी में है। 15 स्टेट में एससी में है। जैसे किन किन राज्यों में? जैसे आप बिहार, यूपी, दिल्ली, आपका राजस्थान, इन सब स्टेट में, बंगाल में एससी में रखा गया है। और ओबीसी में कहाँ? ओबीसी में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट में। स्टेट पैनल में या सेंट्रल पैनल में? दोनों नहीं, ये नियम क्या है सर कि अगर आप स्टेट पैनल में एससी में है तो सेंट्रल पैनल में आपको मिल जाएगा। हाँ। अगर स्टेट पैनल में ओबीसी है तो सेंट्रल में भी आपको ओबीसी नहीं मिलेगा। ये रूल है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि एजुकेशनल स्तर जो रजक समाज का है वो 14 से 17% है। पूरे हर एक स्टेट में इनकी यही स्थिति है। लिटरेसी है समाज? 70, वही तो 14 से 17%। आबादी कितनी है? आबादी हमारा जो ऑन रिकॉर्ड 2011 के जनगणना के अनुसार रजक समाज की आबादी 5 करोड़ 22 लाख है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हम हैं ज्यादा, क्योंकि हमारी जाति में बहुत सारे लोग अपना जात छिपा लेते हैं। जनगणना करते समय वो अपने आप को कोई और कास्ट बता देते हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो अनटचेबिलिटी का हम वही आगे बता रहे हैं सर। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि जो 74% हमारा जो एजुकेशनल नेशनल एवरेज है उससे हम काफी कम है, 14 से 17 हैं, तो काफी कम है। तीसरा है अनटचेबल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। द अनटचेबल कौन और कैसे, अछूत कौन और कैसे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। क्या है किताब का नाम? अछूत कौन और कैसे, हुई सुधराज जो उन्होंने किताब लिखी है, अम्बेडकर जी का। सर आप मिस कर कोट मत कीजिए, या तो किताब का नाम नहीं, वो हिंदी में यही नाम है उसका। अच्छा, अछूत कौन और कैसे। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धोबी जाति के लोग अंत्यज हैं, ये गांव के पहले और गांव के बाद में रहते हैं और अनटचेबल हैं। ये अनटचेबल में डाला है। उन्होंने उनका अनटचेबल के रूप में वर्णन किया है। और अम्बेडकर जैसे सामाजिक शास्त्री तो हम नहीं समझते हैं कोई होंगे, उन्होंने काफी अध्ययन के बाद ही ये बात। तो ये कहाँ मामला फंसा है? रजक समाज को पूरे 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में रिजर्वेशन देने में सरकार को क्या समझना है कि आप शेड्यूल कास्ट के अनटचेबिलिटी से पीड़ित हैं या वर्ण व्यवस्था से पीड़ित हैं? आपके जो शैक्षणिक एजुकेशनल और जो राइट्स हैं और आपको जो स्कूल नहीं जा पाए या जमीन नहीं, इसकी वजह क्या है? क्या शेड्यूल, ये जो जिन कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं जी, ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, तो क्या इनके अनटचेबिलिटी से आप पीड़ित हैं? इन्होंने आपके संसाधन पर कब्जा कर रखा है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहां भी धोबी कम्युनिटी के लोग ये हैं, शेड्यूल कास्ट में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, उनकी सामाजिक स्थिति सुधर गई है, उनकी अनटचेबल, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं, और वो मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। आपके साथ जो अनटचेबिलिटी हुई है वो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटियों ने किया है या आप डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से जो वर्ण व्यवस्था है उसकी वजह से? हम वर्ण व्यवस्था के कारण अनटचेबल है, लेकिन हम जब कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की जो कुछ कम्युनिटियां हैं उसकी वजह से आप अनटचेबल नहीं, मैं तो सरकार को ये एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि आपकी कैसी पॉलिसी है कि अगर एक चमार को आप पूरा ऑल इंडिया में दे सकते हैं रिजर्वेशन, एक सिंगल कास्ट को, डोम को पूरा सिंगल कास्ट को पूरा इंडिया में रिजर्वेशन दे सकते हैं, और वो दोनों से पीड़ित एक लोग हैं जिसका खाना ये दोनों भी नहीं खाते हैं और हम उससे ज्यादा पीड़ित हैं। हमको आप कह रहे हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम सामाजिक स्तर तुम्हारा बहुत ऊंचा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये लिख के दिया है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि धोबी की जो शैक्षणिक दर है वो 69% है, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं 17 से ज्यादा कहीं भी नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भी 29 राज्य में और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एससी का दर्जा मिले, क्योंकि मेरा यह मानना है कि इससे हमारी स्थिति सुधरेगी। ओवरऑल रिजर्वेशन पर आपकी क्या राय है? रिजर्वेशन तो ऑलरेडी क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हो या ओबीसी की कम्युनिटी हो या ट्राइबल कम्युनिटी हो, इनमें कितनी जागरूकता फैले? रिजर्वेशन तो ऑलरेडी खत्म हो रहा है, सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज हो रही है, जाति जनगणना का मसला हो, रिजर्वेशन का मसला हो, कोई लड़ तो रहा नहीं है, कोई सड़कों पर आ नहीं रहा है।
रिजर्वेशन तो ऑलरेडी खत्म हो रहा है, और जो बचा हुआ उसमें भी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, हमें शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दो, हमें ओबीसी में शामिल कर दो। सवाल है कि ओबीसी रिजर्वेशन 27% लागू नहीं हो रहा है, SC ST का रिप्रेजेंटेशन उसका मिल नहीं रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि लोग जो व्यवस्था है उसको तो बचा नहीं पा रहे हैं और आपस में ही ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट है? नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि जब से ये ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है, ये रिजर्वेशन पर करारा छूट किया गया और आज सारी पदें जो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत दी जा रही है उसमें कोई भी रिजर्वेशन फॉलो नहीं हो पा रहा है, ना आप करवा सकते हैं क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, टेम्पररी व्यवस्था है। तो आपको क्या लगता है जो रिजर्व कैट जो SC हो ST हो या OBC हो, अब तो कोई अनरिजर्व कैटेगरी का नहीं रहा, अब तो जनरल को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है। तो सवाल है कि जब नौकरियां बचेंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी सरकारी बचेंगे तभी रिजर्वेशन मिलेगा ना। इस पर क्या राय है समाज की? नहीं, देखिए, इस पर तो राय हमारा यही है कि जो समाज के इस दौड़ में जो बहुत पीछे छूट गए हैं, जिनको जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो धोबी कास्ट है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, धोबी कास्ट की जो परंपरागत पेशा ही हमारे पीछे होने का कारण है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे सुबह सुबह जब स्वर्ण जाति के लोग, OBC जाति के लोग और बाकी लोग, कोई भी हो, बाकी लोग करते हैं, हाँ, बाकी लोग अपना स्नान ध्यान करके अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे होते हैं, उस समय मेरी माँ, बहनें, मेरे भाई, मेरे फादर, मदर सब घाट पर होते हैं। उस समय घाट पर होते हैं और हमारे बच्चे को स्कूल भेजने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए हमारा एजुकेशन दर बहुत कम है, इसलिए काफी कम है। तो मेरा हमारा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि धोबी धुलाई का जो पैसा है वो 80 अरब डॉलर का है, 7,20,000 करोड़ रुपया का सालाना है। लेकिन भारत में, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसका 1% भी लाभ दो, ये सारे लाभ बड़े बड़े व्यवसायी उठा ले जा रहे हैं। उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है वो तो। अच्छा, मेरा एक सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था की कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उन्होंने कहा था कि एक पे बैक टू सोसाइटी भी कीजिए। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो SC हो ST हो OBC हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो अब आया था, उस पर बाद में बात करेंगे। इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आप अपने ही कम्युनिटी के शेड्यूल कास्ट, OBC और ट्राइबल के लोगों को आर्थिक मदद करें, उसको स्कूल पहुंचाने में मदद करें। इस लिहाज से देखें तो आपको क्या लगता है कि जो भी OBC में जिन राज्यों में OBC हैं या जिन राज्यों में शेड्यूल कास्ट हैं, रजक समाज के लोग, वो पेबैक सोसाइटी, वो समाज कितना एक दूसरे का हाथ थाम रहा है, कितना पेबैक टू सोसाइटी कर रहा है? देखिए, मैं दूसरे का तो नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल भी नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब समाज, चूंकि आप समाज पर काम ज्यादातर लोग, इवन 99% लोग पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये समाज से कट जा रहे हैं। जो भी समाज में आगे बढ़ रहे हैं वो समाज से कटते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि समाज जहां था वही है, ये फैक्ट है। पे बैक टू सोसाइटी नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। कम से ये जो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, रिजर्वेशन है जहां वहां नंबर्स काटे जा रहे हैं, तो इसको लेकर कितनी जागरूकता है समाज में और कितना क्या है? देखिए, समाज में जागरूकता थोड़ी है और लोग आंदोलन कर भी रहे हैं, और इसमें तो हम क्या कहें, लोग आंदोलन कर रहे हैं। कितना है समाज का? बड़े क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हुए हैं रजक समाज से? रजक समाज से तो हाई कोर्ट में हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तो नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए। कोई कहीं CM, लेकिन सेक्रेटरी हुए हैं। सेक्रेटरी नहीं, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी पूछ रहा हूँ। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हुए हैं, जो चूंकि आप लोग सिस्टम में हैं तो जानकारी रहती होगी। अच्छा, कहीं मुख्यमंत्री? अभी तक रजक समाज का पूरा इंडिया में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। अभी तक सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट बना है कांग्रेस का बिहार में, और RJD का झारखंड में। अच्छा, ओवरऑल आप 5 करोड़ जनसंख्या बता रहे, मतलब कितना % आबादी हुई? जैसे 150 4.01%, 4% आबादी। 4.01%।
बट ये आबादी स्कैटर्ड है, ये कंसोलिडेटेड एक जगह नहीं है, स्कैटर्ड है हर मतलब जगह, चार हर शेड्यूल गांव। कास्ट में, जहाँ शेड्यूल कास्ट या ओबीसी जो भी है रजक समाज पूरे पॉपुलेशन में 4% उनकी आबादी है देश में। 4.01% है। क्योंकि शेड्यूल कास्ट में वो जहाँ जहाँ होंगे, शेड्यूल कास्ट की तो जनगणना हर साल होती है, शेड्यूल हाँ ट्राइब जी। शेड्यूल कास्ट जी। की, ओबीसी की जनगणना नहीं कर नहीं रहे। होती। तो जो ओबीसी में है लेकिन आपने कहा 15 राज्यों में ओबीसी में है, एससी में 14 में होगी। तो ओबीसी वाले तो आंकड़े तो नहीं आ पाते होंगे आपके पास, क्योंकि ओबीसी की तो गिनती सरकार करवा नहीं रही है। हाँ, लेकिन मतलब जो जनगणना हुई है 2011 में, वो धोबी जाति के रूप में ही है। एक नहीं, वही मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ। ओबीसी की गिनती अभी नहीं हो रही है, 2011 में काउंटिंग हुई थी, आंकड़े नहीं जारी किए। 1932 के ओबीसी जनगणना के हिसाब से वो जाति ओबीसी का जो 1932 का जो कास्ट सेंसस है, उसी के आधार पर पॉलिसियां बन रही है। मैं एक और सवाल समझना चाह रहा था कि जो शेड्यूल कास्ट में जहाँ लोग हैं, तो शेड्यूल 27% रिजर्वेशन है ओबीसी। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो वैरी करता है, जनरली 15%। हाँ वैरी करता रहता है, कहीं सेंट्रल लेवल में 15 है, हाँ। बाकी स्टेट में वैरी। तो आप लोग 15% और 27% में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, 15% में क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, जो 15% में है वहाँ कंपटीशन थोड़ा आसान है। वो जो 27% है उसमें कुछ कास्ट काफ़ी डेवलप हैं, जैसे यादवा, कोयरी, कुर्मी, ये सब कास्ट काफ़ी डेवलप है, तो वहाँ कंपटीशन। तो वो तो जो डेवलप रहेगा वो तो क्रीमी लेयर में जाएगा ना, ओबीसी में तो क्रीमी लेयर लगा हुआ है। हाँ ना, इफ समवन कम इन, अगर वो कोई प्रोस्पेरस हो रहा है, इकोनॉमिकली साउंड हो रहा है, तो वो तो क्रीमी लेयर में जाएगा। शेड्यूल कास्ट में तो ये व्यवस्था नहीं है, शेड्यूल कास्ट में तो क्रीमी लेयर नहीं है, तो वहाँ तो कंपटीशन और टफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, डेटा देखें, तो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का खत्म हुआ है। ओबीसी का एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस अभी भी बना हुआ है कंपेयर टू शेड्यूल कास्ट। तो वहां तो ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पीएचडी वहां है, सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन में वहां है, सुप्रीम कोर्ट में लोग जज भी बन रहे हैं वहां से। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एजुकेशनल बैकवर्डनेस का, तो वो तो सबसे ज्यादा ओबीसी में है। ओबीसी की कम्युनिटी में आज भी शिक्षा है। नहीं तो शिक्षा तो मेरे में भी है, 17 बोल तो रहे, 14 से 17% ही है। हम भी, आप लोग जो ये जो ओबीसी एससी एसटी की जातियों में आपस का जो कॉन्फ्लिक्ट आपके बातों से लग रहा है, क्या इन कम्युनिटी को ये नहीं लगता है कि अनरिजर्व 49% रिजर्वेशन है टोटल, 49.5% के कैप लगा रखा है कोर्ट में, और एससी एसटी ओबीसी की आबादी अमूमन कहा जा रहा है कि 85% के आसपास है। अनरिजर्व कैटेगरी की संख्या 15% होती है उस लिहाज से, और उनके पास सारे 50% सीटें हैं। क्या इस पर कभी डिस्कशन नहीं होता कि 15% के पास 50% है और 85% के पास 49.5% है, तो हम आपस की कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें? या ये एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी आपस में ही लड़ रही है, वो 49.5% के लिए और 50% पर उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है? जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, ओबीसी का आंकड़ा बढ़ा है, ओबीसी के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें 27% से आगे ले जाइए, लेकिन कई राज्यों में तो 27% भी नहीं है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। क्योंकि आप लोग सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत अवेयर लोग हैं, इस पर कभी कम्युनिटी में डिस्कस होती है? नहीं, इस पर तो होती है, और हम लोगों का हमेशा एक डिमांड रहा है कि रिजर्वेशन तो पॉपुलेशन के आधार पर ही होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे इसमें कहीं कोई मत नहीं कि ये जो 50% का जो कैपिंग है, इसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन तो दिया नहीं गया आज तक। ठीक है, चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन इसका लिमिटेशन का नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैं आज ये मुद्दा उठा रहा हूँ रजक समाज का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रजक समाज कोई अलग से आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है। इसको आरक्षण मिला हुआ है, और शेड्यूल कास्ट में भी मिला हुआ था। जैसे मैं आपको बताता हूँ 2 स्टेट का एग्जाम्पल, वैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा का भी है। आपका 1941 का लिस्ट में आज भी एक भंडारे जिला है महाराष्ट्र में, उसका नाम था एससी की लिस्ट में, बाद में उसको वहाँ से हटा दिया। गृह मंत्रालय का सर्कुलर है कि अगर कोई स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में कोई एससी में है, तो उसको पूरे स्टेट में एससी का दर्जा मिलनी चाहिए।
गृह मंत्रालय का दूसरा रिपोर्ट है कि पूरे उसने समाज कल्याण मंत्रालय को लिखा कि एससी सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, आर्थिक तौर पर एजुकेशनली पिछड़ा है और अनटचेबल है, इसलिए इसको जो है पूरे भारत वर्ष में इसको एससी का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय का सर्कुलर का होते हुए भी हमें जो है 14 स्टेट में वंचित कर दिया गया। हम तो सिर्फ जैसे हमारा महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, इन सबों में भी मतलब जहाँ तो कांग्रेस बीजेपी शासित राज्य रहे, जहाँ यूपी है, बिहार है, जहाँ एससी एसटी ओबीसी के लोग भी आए हैं, गुजरात यूपी में क्या है? देखिए पॉलिटिकल हम कमेंट नहीं कर पाएंगे कि सत्ता आती है और जाती है। यूपी में क्या स्टेटस है? ये यूपी में जो स्टेटस है ये आज से नहीं है, बहुत पहले से एससी में चले गया। बिहार में क्या है? बिहार में एससी में है, बंगाल में भी एससी में, बंगाल, यूपी, बिहार में एससी में है, राजस्थान में। तो चलिए, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या ओबीसी के लोग हों, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो रहे हैं। उसके जो उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। तो अभी फिलहाल एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो आपस में जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा दिख रहा है। उनकी कोशिश ये नहीं है कि रिजर्वेशन का जो दायरा है वो बढ़े, और लब्बुलुआ भी है कि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, आरक्षण के कितने मायने रह जाएंगे। एक बात तो तय है कि आप कल्पना कीजिए कि आज ही जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी का रिजल्ट आया है, टॉप की 4 लड़कियां और लगभग 450 से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी के छात्र सिलेक्ट हुए हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या हालत होती? तो थोड़ा सा पढ़िए, लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स को समझिए, और जो जातियों का जो विश्लेषण है, जातियों का जो नाम लिया गया है वो भाई साहब की तरफ से लिया गया है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं। मैं हमेशा संवैधानिक दायरे में रहता हूं और मैं एससी एसटी ओबीसी शब्द का ही इस्तेमाल करता हूं। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। क्या एससी एसटी ओबीसी आपस में लड़ रहा है या रिजर्वेशन बचाने के लिए इनको साथ आना चाहिए? शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। सब आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।